हेलो फ्रेंड्स, चलिए जैसा कि आप लोगों को बताए थे क्या कि अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको बोर्ड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन 11 12 आंसर 11th नहीं 10th एंड 12th को फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको प्रीवियस जितनी बार पूछा गया नहीं भी पूछा गया सबका सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा कहा थे वैसा मैं स्टार्ट कर दूँ इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर। ठीक है, एंड सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और मेरे साथ देते रहिए, आप लोग को समझ में आता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, जिस प्रकार से KPCA में कौन बनेगा 80% का हकदार। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पहला आपका आता है क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन पहला स्क्रीन पर है कि प्रकाश कैसी तरंग है। प्रकाश एक कैसी तरंग है। आपका ऑप्शन ए में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ऑप्शन है ए में विद्युत चुम्बकीय तरंग। कैसी? विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग पहला ऑप्शन विद्युत चुम्बकीय तरंग। दूसरा ऑप्शन आपका होगा अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। और आपका तीसरा होगा, ठीक है, यांत्रिक तरंग। कौन सी तरंग? यांत्रिक तरंग। ठीक है, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। सॉरी, यहां पर देते हैं यांत्रिक के बाद आपको देते हैं थोड़ा घुमाने के लिए दोनों का देते हैं दोनों। अगला आता आपका यांत्रिक तरंग। कौन सा तरंग? यांत्रिक तरंग। और बहुत तरंग नाम की चीज होता है। चलिए पांचवा भी ऑप्शन देते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य, धैर्य रखो, धैर्य तरंग। ठीक है, ये आपका 5 गो है ऑप्शन। पूछे क्या कि प्रकाश कैसी तरंग है। प्रकाश एक किस प्रकार का तरंग है। दो ऑप्शन चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है, दोनों यांत्रिक तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग। ये ऑब्जेक्टिव आपका प्रकाश से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 10th क्लास। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा? क्या आपको लगता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होगा, अनुप्रस्थ तरंग होगा, दोनों होगा, यांत्रिक यानी अनुदैर्ध्य? तो देखिए यहां पर जो आपका आंसर होगा ये दोनों सही होगा और ये तीनों का तीनों, ये दोनों सही होगा और ये दोनों का दोनों गलत। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। सी कैट, बिल्ली। आपका C4 कैट सही जाएगा। C4 कैट। दोनों विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग। जब भी मैं अपने कोचिंग में पढ़ाता हूं तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो ऊर्जा वाहक होता है और इसी की उपस्थिति में किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इसे प्रकाश नाम पड़ता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कहने का मतलब क्या होता, बाद में। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब देखो, एक यंग्स नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, यंग्स का मानना था ना कि क्या ये जो वेव्स जो होती थी, क्या प्रकाश एक प्रकार की वेव होता है। अब उस वेव किस तरह से होता है, तो वेव बहुत बड़ा ये जांच पड़ताल किया गया, किसी को कुछ और माना, किसी को कुछ और माना, लेकिन एक्चुअली में जो लास्ट में पता चला कि जो लाइट जो होती है, प्रकाश जो होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग दैट मींस अनुप्रस्थ तरंग है, जिससे ट्रेवलिंग करने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपका आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपका आता है कि प्रकाश की चाल वायु में कितनी होती है। स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। आपका ऑप्शन है ए में। देखिए ए में आपका ऑप्शन है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी बी में ऑप्शन है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सी में आपका ऑप्शन है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपका डी में ऑप्शन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो ये भी ऑप्शन दे देता हूं 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बता सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल कितना होगा आंसर आपका, तो बताइएगा ए सही जवाब। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वायु में होती है। सच बोलूं जाओ तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, लेकिन जो निर्वात में होता है वैक्यूम निर्वात, क्या निर्वात जिसे शून्य कहा गया, उसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बट ये दोनों वायु और निर्वात सेम माना जाता है लगभग, इसलिए चाहे वायु पूछ तो समझ में आ गया। तो ये वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बट सर ये सब क्या दे दिया आप, तो ये भी याद रखिएगा, मैं साफ भी बताऊंगा आपको साथ साथ। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जल में प्रकाश की चाल 1.25 किस में होती है, तो 1.25 किस में होती है, तो 1.25 जो होती है वो कांच में होती है। किस में होती है? कांच में। किस में होती है? कांच में। किस में होती है? कांच में।
और ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड किस में होता है? ये वाला देखो, ये वाला हीरा में होता है, ये वाला किस में होता है? हीरा में होता है प्रकाश की चाल। और 2 × 10⁻, यहाँ पर रुकिए 1.4 होगा, ठीक है। ये मेरा हो गया हीरा, ये मेरा हीरा हो गया, हिरण प्रकाश की चाल, ये वाला बराबर 2 बदल दिए। और 2 × 10⁻⁷ किस में होती है? कांच में। किस में होती है? कांच में। आपका ऑप्शन ये रहा, यानी वायु में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जल में होता है, और 1.25 या फिर 24 बोल सकते हैं, ये जो होता है हीरा में प्रकाश की चाल होता है, ठीक है। और 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कांच में प्रकाश की चाल होता है। याद रखिएगा, इससे आपको आ सकता है, ठीक है। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका स्क्रीन पर आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका आता है कि प्रकाश किस प्रकार से गमन करती है? तो आपका ऑप्शन है सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। दूसरी ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, स्क्रीन पर आपका सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरी ऑप्शन आपका वर्क रेखा में गमन करती है, वर्क रेखा में गमन करती है। तीसरा परलव करती है, ठीक है। और चौथी आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रकाश की जो किरण जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही, A4, ठीक है। दूसरा चौथा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन आपका है ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज आपका 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी कैट। अब कौन कौन होते हैं देखिएगा, पहला समांतर किरण पुंज, कौन सी? समांतर। दूसरा अभिसारी, कौन सी? अभिसारी। और तीसरा अपसारी, समझ में आया? अपसारी, क्या बोलेंगे इसको? अपसारी किरण पुंज। समांतर जिसमें प्रकाश की किरणें किस एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज। अभिसारी किसे बोलते हैं? जब प्रकाश की किरणें क्या करता है ना, एक बिंदु पर आके मिलता है तो उसे अभिसारी। अपसारी किसी एक बिंदु से फैलता है उसे अपसारी। समझ में आ गया? और इस तरह से 3 को क्या होती है? किरण पुंज होती है, ठीक है। अगला आता है आपका स्क्रीन पर, ये देखिए, ठीक है। चौथा मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया, पांचवा आपका ऑब्जेक्टिव जो आता है वो क्या आता है देखिएगा। आपका जो अगला जो आता है वो आता है कि निम्नलिखित में कौन पारदर्शी पदार्थ है? नीचे आपका ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन पारदर्शी पदार्थ है? ए में ऑप्शन है कांच, ए में ऑप्शन है कांच का टुकड़ा जिसको बोलेंगे। बी हीरा, नहीं बी में देते मिट्टी, क्या दे दिए? मिट्टी, ठीक है। सी में आपका ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, दीवार, क्या दे दिए? दीवार। और डी में आपका ऑप्शन दे दिए धुआं, क्या दे दिए? धुआं, धुआं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में कौन पारदर्शी पदार्थ है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कांच, मिट्टी, दीवार, धुआं। तो आपका सही आंसर होगा कांच। धुआं में भी प्रकाश के आर पार होता है पर परभासी है, अपारदर्शी, अपारदर्शी हुआ जिससे थोड़ा सा भी प्रकाश का अंश नहीं पार होगा। बट इससे धुआं से क्या होती है? कुछ कुछ प्रकाश पास हो जाता है, इसी उसे प्रभासी कहते हैं। पर मैंने क्वेश्चन किया पारदर्शी, तो पारदर्शी इज द कांच। कांच में क्या होता है? प्रकाश आर पार हो जाते हैं आसानी से, लेकिन घिंचा हुआ कांच रहता तो वह भी प्रभासी कहा जाता। समझ में आया? अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है, किससे रिलेटेड देंगे? देखिए रिफ्लेक्शन से देंगे रिलेटेड, ठीक है। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड यानी कि जब प्रकाश की किरण सतह से टकराएगा तो लौटेगा, तो इसके अंदर कुछ नियम भी बनते। तो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के प्रवर्तन का कितने नियम है? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? आपका ऑप्शन रहा ये, एक नियम। ए में ऑप्शन है 1, दो में ऑप्शन है बी में ऑप्शन कितना है? 2 ऑप्शन 2। और सी में आपका ऑप्शन है 3 नियम होते हैं, और डी में आपका ऑप्शन है 4। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम, बी फॉर बम्बे, कितने होंगे? 2 नियम होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, 2 नियम। अब फटाफट आप स्क्रीन पर टिक मार लीजिएगा, मतलब वीडियो पहुंच के फटाफट बता दीजिएगा, जैसे आएगा स्क्रीन पर वैसे हम जानते हैं सर, ठीक है ना। मजा आ जाएगा, रिवाइज करवा रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 चले। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आता है कि यदि प्रकाश की किरणें, ठीक है, यदि प्रकाश की किरणें एक समतल प्लेन से, एक समतल प्रवर्तक सतह से परपेंडिकुलर ली जाती है, लंबवत जाती है। एक ध्यान सुनना बात को, एक समतल प्रवर्तक सतह से, ठीक है, प्रकाश की किरणें लंबवत जाती है तो उसकी आपतन कोण कितना होगा? आपका ऑप्शन है
ए में 0 डिग्री, ठीक है। बी में ऑप्शन आपका है 30 डिग्री, ठीक है। सी में आपका ऑप्शन है 90 डिग्री और डी में ऑप्शन है 45 डिग्री। मैंने क्वेश्चन क्या रिपीट्स करता हूँ, रिपीट्स देखो रिपीट क्या किए कि एक समतल सतह से प्रवर्तक सतह लंबवत आपतित होती है तो उसकी आपतन कोण कितना डिग्री का होता है। तो आपका आंसर होगा 0 डिग्री के सर। कैसे सर? तो देखिए ए होगा आपका आंसर, ए जो एप्पल ये मान लेते हैं एक समतल प्रवर्तक सतह है, जिसे समतल दर्पण आप ले सकते हो उदाहरण में। अब इसमें क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली क्या होता है, लाइट आता है। मतलब परपेंडिकुलरली का मतलब क्या, लंबवत सीधा खड़े आता है, माना ना। तो जब प्रकाश की किरणें प्रवर्तक सतह से एक समतल प्रवर्तक सतह से टकराएगा तो प्रपट्टियां पड़े होंगे कि जिस पथ से आता उसी पथ पर चला जाता है, यानी कि जो प्रवर्तन किरण जो होगा उसी पर लौटेगा। तो जब दो लाइन क्या हो, ध्यान सुना, जब दो लाइन की डायरेक्शन सेम और दोनों लाइन संपाती डेट को अनसेट करता हो तो उस कंडीशन में दो लाइन के बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री होता है कि नहीं। लेकिन अगर दो लाइन डायरेक्शन अलग अलग होता है 180 डिग्री बनता है। बट यहाँ देख रहे हैं कि आ इधर रहा और इस देख रहे हैं कि यहाँ पर बनना चाहिए क्या, आपतन कोण। बोलिए आपतन कोण देखिए इस तरह से बनता है, ऐसे बनता है कि नहीं। तो अभिलंब के साथ, ये अभिलंब उसी पर होगा जिस पर आपतन कोण है, जिस पर देखिए आपतन कोण, अपवर्तित कोण, सब देखिए आपतन कोण समझ आ गया, अभिलंब समझ आ गया, परावर्तित किरण समझ आ गया, आपतित किरण सब एक ही लाइन पर है और सब चीजें एक ही लाइन पर है तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। समझ आया। अगला क्वेश्चन आपका है, आपका अगला क्वेश्चन होगा दर्पण से, किससे, दर्पण से क्वेश्चन होगा। इसको मिटा रहे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इधर लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दर्पण से, ठीक है। किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब। ध्यान सुन लिए, आपका ऑप्शन रहा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। दूसरा में बी में ए में ऑप्शन है और बी में ऑप्शन आपका उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण, ठीक है। और सी में आपका ऑप्शन है समतल दर्पण। कौन सा, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। और डी में ऑप्शन आपका बी एंड सी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन मैंने दे दिया, कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। स्क्रीन पर ऑप्शन भी दे दिए नहीं, तो कौन सा होगा बताइए। आपका ऑप्शन होगा कौन सा, अवतल बनाता है हमेशा, उत्तल हमेशा बनाता है या समतल हमेशा बनाता है। तो याद रखिए दोनों बनाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समतल और उत्तल एक ऐसी दर्पण है जो प्रतिबिंब को हमेशा, ऐसे अगर सोचा जाए ना तो तीनों के तीनों काल्पनिक बनाता है। पढ़े होंगे कहीं भी आप, तीनों के तीनों काल्पनिक। बट क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैंने पूछा हमेशा, तो हमेशा ये दोनों हर हालत, उत्तल हम हमेशा हर हालत में और समतल भी हर हालत में क्या करेगा, काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी, उत्तल और समतल दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर आता है 9, ठीक है। तो 9 क्या आता है जो ध्यान से देखिएगा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, दर्पण से ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आता है कि +1 आवर्धन, किसमें, +1 आवर्धन किस दर्पण में प्राप्त होता है, +1 आवर्धन किस दर्पण में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 था ना, आपका ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, ठीक है, बी में है समतल दर्पण, ठीक है, सी में है उत्तल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, +1 आवर्धन किसमें होता है, आपका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। किसमें, समतल दर्पण। या क्योंकि +1 इसलिए क्योंकि समतल दर्पण एक ऐसी दर्पण होती है जो किसी भी वस्तु को चाहे कितनी ही दूरी पर क्यों न रखो, कहीं पर भी स्थान उसका हो, वो हर कंडीशन में सेम साइज की इमेज को बनाता है, सेम साइज की, जिसका जितना साइज वस्तु की होगी उतने ही साइज का इमेज भी बनावेगा उस वस्तु का प्रतिबिंब अंदर अपने।
दैट मीन्स अगर दोनों की साइज सेम हो तो परावर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो अगर दोनों की ऊंचाई की जब दोनों की साइज सेम है तो करके कितना आएगा cos1, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्रतिबिंब काल्पनिक बनाता है, और अगर वास्तविक बनाता तो नेगेटिव आता है। अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन घुमा के पूछ दूं कि -1 आवर्धन बताओ कौन प्राप्त करता है, तो बहुत ही सोचने वाली बात नहीं, तो आप लोग सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि -1 आवर्धन को किस दर्पण में बन सकता है, -1 आवर्धन किस दर्पण में बन सकता है, बता सकते हैं। मैं इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, ऐसा सिंपल। आप अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं। तो याद रखिएगा -1 आवर्धन आपका अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण एक ऐसी दर्पण होता है जो एक कंडीशन में वस्तु की साइज होती है उसी के साइज से बनाता है तब हम वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र पर, तब यानी कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है, दैट मींस उल्टा और वस्तु की साइज के बराबर। तो जब वस्तु की साइज के बराबर होगा तो पहले करके बना जाएगा, लेकिन वास्तविक होने की वजह से वो माइनस में होगा, और इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि -1 आवर्धन हमेशा किस में प्राप्त हो सकता है, तो बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर अगला आता है 10। कौन सी दर्पण, या निम्नलिखित में कौन सी दर्पण, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी दर्पण, आपका स्क्रीन पर निम्नलिखित में कौन सी दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनाता है जितनी ही दूरी पर वस्तु को रखा जाता है दर्पण के सामने। ये था क्वेश्चन। आपका ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, और डी है सभी। तो बताइए कौन होगा? तो आप कौन मारिएगा? समतल दर्पण ऐसी दर्पण है ना जो काल्पनिक आभासी सेम साइज की सेम ऊंचाई की भी बना पाएगा, सेम मतलब मान के चलिए यहाँ पे दर्पण रख देते हैं, ठीक है ना, ये वस्तु है, तो इस वस्तु इस दर्पण से जितनी दूरी पर ये वस्तु होगा ना उतनी ही दूरी पर क्या करेगा जितनी दूरी पर क्या होगा वस्तु के बोल सकते हैं, देखिए ये दर्पण, क्या ये दर्पण, जितनी दूरी पर ये वस्तु होगा, ये मतलब इस दर्पण से ये वस्तु होगा समतल दर्पण से, उतना ही दूरी पर ये क्या करता है दर्पण, समतल दर्पण उसकी प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा समतल दर्पण। कौन हो जाएगा? समतल दर्पण। ठीक है, अगला आपका ऑप्शन आता है क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आता है कि किस दर्पण का प्रतिबिंब, किस दर्पण का वक्रता त्रिज्या, क्या वक्रता त्रिज्या या फिर फोकल लेंथ, जिसे बोलते हैं फोकस, ठीक है, फोकस इसको बोलते हैं ना, यानी कि निम्नलिखित में किस दर्पण का वक्रता त्रिज्या एवं फोकस लंबाई क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, इनफिनाइट होती है, अनंत होती है, किस दर्पण का? तो आपका ऑप्शन है यही वाला, अवतल, उत्तल, समतल, सभी। बताइए, तो आपका आंसर होगा सभी। अवतल समतल दर्पण का, कौन? समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है, इस बात को याद रखिए, क्योंकि समतल दर्पण किसी भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, 12वां क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर आपका स्क्रीन पर, दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के? ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में आपका 4 और डी में आपका 5। मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से आपका आंसर होगा ए, यानी कि दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समतल दर्पण और एक होते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार 2 को बन जाता है, अवतल और उत्तल, और इस तरह से दर्पण टोटल कुल दर्पण कितने होते हैं? 3। तो मुख्य रूप से मैंने पूछा था एक गोलीय दर्पण होगा, एक समतल, जो 2 मारेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा तो ठीक है। अगला चलिए 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आया, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, 13 में कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपका ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी में है समतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण
ठीक है, और डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। मैंने पूछा किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, तो क्या लगता है आपको, अवतल होगा कि समतल की उत्तल, बता सकते हैं? तो देखिए आपका जो आंसर जो होगा, ठीक है, वो आपका आंसर होगा, धनात्मक की बात की जाए तो आंसर होगा उत्तल दर्पण। देखिए कैसे, ये आपको हो गया उत्तल दर्पण, अंदर में प्रिंट कर देंगे तो उत्तल, प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा तो फोकस के सीधे मुड़ जाता है, यही मेरा फोकस, तो फोकस ये मेरा पी से, ठीक है, राइट साइड में है ना, तो जब राइट साइड में रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली बोलते हैं, तो फोकस दूरी इसका पॉजिटिव, दैट मीन्स उत्तल दर्पण। अगर नेगेटिव पूछता तो अवतल, यानी कि पूछ सकता था इसी तरह से। ध्यान से सुनिए बात को, किस दर्पण का फोकस, पूछा गया, हाँ पिछले साल पूछा था कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उस कंडीशन में अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये नहीं, ये खाली समझते जाए, मेन आपका क्वेश्चन जो दे रहे वही है। आपकी क्वेश्चन नंबर अब आपको आते हैं 14, क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 14, ठीक है। हाँ, किस दर्पण को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, किस प्रतिबिंब को दर्पण पर, सॉरी गलती बोल दी, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, स्क्रीन पर, सिनेमा हॉल में, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता? आपका ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, ए में, बी में काल्पनिक जिसे आभासी भी बोलते हैं, ठीक है ना, और सी में आपका ऑप्शन है दोनों को नहीं उतारा जा सकता है, और डी में इनमें से कोई नहीं। बोलिए, तो आपका आंसर होगा काल्पनिक। काल्पनिक को हम लोग क्या करते हैं, पर्दे पर नहीं उतार सकते। उतार किसको सकते हैं, दिखा किसको सकते हैं, तो वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर दिखाते हैं, काल्पनिक को नहीं दिखाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, आगे ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। आवर्धन का फॉर्मूला दर्पण में निम्नलिखित में कौन होता है, प्रत्येक दर्पण के लिए, कोई भी दर्पण हो, आवर्धन का फॉर्मूला आपका ऑप्शन ए में है -b/u, ठीक है, तो उसके बाद आपका है +b/u, सी में है -u/v, और डी में है आपका +u/v। आवर्धन का, दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला होता है निम्नलिखित में, दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला है, कौन है आपका ऑप्शन? तो याद रखिएगा, जो दर्पण में जो आवर्धन का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है ना, वो आपका -b/u, क्या होता है, -b/u, आपका आंसर ये होगा। मैंने बताया, मैंने कहीं आप पढ़े होंगे कि H2/H1 बराबर होता है -b/u। H2 का मतलब होता है प्रतिबिंब की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट की बराबर -b/u। v जो होती है प्रतिबिंब की दूरी, और u जो होती है वास्तविक दूरी प्रतिबिंब के पोल से, समझ में आ रहा? हाँ, तो चलिए 15 क्वेश्चन आपको क्लियर किए। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक बने रहे बाय चैनल यूट्यूब फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सेशन। ओके बाय।